सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है 29 अगस्त को हमारा हिस्ट्री का एग्जाम था। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। आप में से काफी स्टूडेंट है जो लगातार बोल रहे थे कि सर पेपर का एनालिसिस कीजिए कि पेपर किस लेवल का आया है। पिछली बार से पेपर टफ है या आसान है, कट ऑफ क्या रहेगी, कौन से एरियाज है जहां से आपके सवाल पूछे गए हैं, कौन सी बुक्स है जहां से आपके सवाल बन रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है अलका मैम। तो सबसे पहले तो वेलकम अलका मैम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो अलका मैम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो पेपर है वो किस तरह का रहा है, क्या लेवल है पेपर का। क्योंकि अलका मैम ने खुद ने इस एग्जाम को दिया है और अलका मैम ने पहले नेट क्वालिफाई ऑलरेडी है ये। तो इन्होंने दिसंबर का एग्जाम भी दिया है, जून का जो एग्जाम कैंसिल हुआ वो भी दिया है, और ये अगस्त वाला एग्जाम भी दिया है। तो पिछले 3 एग्जाम का अलका मैम के पास में एक्सपीरियंसेस है। तो अलका मैम से हम जानेंगे कि दिसंबर में, जून में और जो अगस्त वाला एग्जाम है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इन्होंने नोट किया, और इस बार का जो पेपर है उसका कंप्लीट एनालिसिस है जो आज हम करने वाले हैं आपके साथ। तो एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, सब लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो जिससे कि बाकी लोग भी जुड़ पाए। और आप सब लोग इस सेशन को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दिसंबर के एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो। और इस बार भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो भी आप अपना एनालिसिस जरूर कर पाएंगे। तो हम सब मिलकर इस पेपर का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरह का एग्जाम आपका है। तो मैम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि पहला जो फर्स्ट आपने देखा, जो एनालाइज किया पेपर को देखे कि पेपर का लेवल कैसा था, मतलब दिसंबर, जून और अगस्त वाले एग्जाम की हम बात करें तो तीनों का जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आपको ये पेपर का लेवल कैसा लगा? अगर सर पेपर की बात की जाए तो मैं दिसंबर से लेकर के अब तक की बात करूँ तो ये पेपर उतना टफ नहीं था। जिन बच्चों ने सीरियस होकर के तैयारी की है, ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने जून का एग्ज़ाम दिया था, तो जब वो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया तो एक बहुत धक्का सा लगा था, आघात लगा था हम लोगों को कि ये क्या हो गया, हमने तैयारी की थी। तो उन्हीं बच्चों ने जब ये वाला एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए पेपर इजी था। ऐसा नहीं है कह सकते कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था, वैसा कुछ नहीं था। पेपर ऐसा था कि अगर आपको ऑप्शन एक भी आ रहा है, आप उसे निकाल पा रहे हो तो आपका पेपर आसानी हो सकता है। पेपर ऐसा कोई टफ पेपर में हम इसे नहीं मान सकते। तो मैं ये बोल सकता हूँ मैम कि अगर जिसने एक 3-4 महीने की भी तैयारी की है और बुक से तैयारी की थी, किताबों से तैयारी की है, तो वो इस पेपर को बनाने की स्थिति में था। निकल सकता है। तो मैम जो एक काफी बच्चों के स्टूडेंट के सबसे बड़ा सवाल ये है जो हमसे सुनना भी चाह रहे हैं कि कट ऑफ का, तो 204 नंबर आई थिंक दिसंबर वाले एग्जाम की गई थी कट ऑफ, और ये तो कैंसिल हो गया था। तो आपको क्या लग रहा है कि, मैं ये नहीं पूछा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगी या हाई जाएगी या कैसा क्या रह सकता है? सर, पेपर का लेवल था सब बच्चों के लिए इजी भी नहीं था और सब बच्चों के लिए हार्ड भी नहीं था। जी। तो कट ऑफ जो पिछली बार थी, संभव रूप से उतनी तो जाएगी ही जाएगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है। बाकी इस मामले में आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। इसके लिए मैम जैसे हमने इस एनालिसिस को भी बहुत जल्दी नहीं किया, क्योंकि एक दिन में पता भी नहीं लगता है। जी बिल्कुल। काफी स्टूडेंट से बात करके पता लगता है कि उनका पेपर कैसा हुआ। तो डेफिनेटली 1 या 2 दिन में हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे जिससे काफी और स्टूडेंट है जिनके इनपुट्स आ जाए, जो अच्छे स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी की है उनका पेपर कैसा हुआ था, कितने क्वेश्चन उनके बैठ रहे हैं, उसके बाद में हम कट ऑफ का भी जरूर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा मैम जो दिसंबर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि किस यूनिट का वेटेज ज्यादा है। तो बेसिकली अपने पास 10 यूनिट है और मोटा मोटा देखो तो 4 सेगमेंट है, मिडिवल, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न, और पीरियड टाइम यानी हिस्टोरियोग्राफी। तो इस बार कौन से यूनिट का वेटेज आपका ज्यादा लग रहा था? सर, हमेशा क्या होता था ना, ऐसा लगता था कि हमको प्राचीन भारत है वहां से बहुत ज्यादा जी सवाल, जी। लेकिन इस बार मैं आंकड़ा मेरे हिसाब से 50% इस बार भी प्राचीन भारत के रहे। लेकिन मध्यकालीन भारत हर बार कम पूछा जा रहा था, इस बार मध्यकालीन के सवाल बहुत पूछे गए और जो आधुनिक भारत है उसके भी सवाल पूछे गए हैं। तो जो डीप हम प्राचीन भारत पढ़ते थे बहुत गहरा वाला, उसके क्वेश्चन ना होकर के इस बार वो क्वेश्चन है जो आप थोड़ी सी तैयारी के साथ भी कर सकते थे। तो मैं ये कहूंगी कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इनके क्वेश्चन जो है वो इस बार ज्यादा पूछे गए हैं। तो प्राचीन भारत के कितने क्वेश्चन थे लगभग? सर, 35 से 40 क्वेश्चन आराम से थे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत को पूर्ण रूप से नकार दिया गया है, नकारा नहीं गया है। इतिहास के हर पोर्शन से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वेटेज की बात रही तो मध्यकालीन और आधुनिक के सवाल इस बार ज्यादा थे।
अब देखो, जैसे अलका मैम ने बोला कि प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत लगभग 3 मिनट हमारी कवर करता है। जी बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट 3 यूनिट आपकी प्राचीन भारत की ही मोटा मोटा हम देखते हैं, और मध्यकालीन भारत की भी वो 3 यूनिट आती है, 4, 5 एंड 6। यहाँ से यूनिट वाइज हम बात करें कि इस यूनिट से इतने आपके सवाल पूछे गए। इसके अलावा मैम पेपर की हम लेंथ ही था या आपका आपका क्या था, तो आपका बताइए कि आप कितने देर में आपने पेपर कर दिया? सर मैंने पेपर कर लिया था, 3 घंटे का पेपर होता है और मैं 5:10 पे अपना पेपर खत्म करके बैठ गई थी। जी जी। तो मुझे नहीं लगा कि पेपर इतना टफ था या मैं इसमें और ज़्यादा विचार करूँ, मैं अपने यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि ऑप्शन तो मैंने लगा लिए हैं और जब मेरा पेपर हो गया है और मुझे पता है कि इसका आंसर यही है, तो फिर उस 1 घंटे में मेरे लिए ये हो गया था कि अब सिर्फ बैठे रहना है। तो मतलब आपको ये पेपर लेंथी नहीं लगा? नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर किसी को लगा भी है तो भी 2.5 घंटे में पेपर आराम से किया जा सकता था। आधा घंटा फिर भी आपके पास विचार विमर्श के लिए था कि आप फिर से कोई ऑप्शन अगर टिक करना चाह रहे हो तो आराम से पेपर हो सकता था। ऐसा नहीं था कि बच्चे कहें कि हमारा पेपर छूट गया, हमसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वैसा कुछ भी नहीं था इस पेपर में। जी। इसमें हम देखें मैम, जैसे 2021-22 में और 23 के हम जून वाले और फेब वाले एग्जाम की बात करें, तो जो स्टूडेंट से रिव्यू मिला है वो ये मिला है कि पेपर, जैसे वो पेपर लेंथी आए कंपैरेटिवली, स्टेटमेंट वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन। इस बार वाला पेपर थोड़ा सा मतलब बड़े क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े क्वेश्चन है वो आपके थोड़े कम वाले थे, मतलब थोड़े शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगा? जी बिल्कुल। जो पिछली बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे दिसंबर में 18 जून के एग्जाम में, उनमें जो आधुनिक भारत है उसके सवाल ज्यादा वो पूछे जा रहे थे कि आप इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए, या फिर इनमें से कौन सी पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी। फिर आपको टेबल फॉर्मेट में दिया जा रहा था कि आप इनको मैच कीजिए। इस बार वो क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले, और अगर मिले भी हैं तो वो इतने आसान थे कि अगर आपको पता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था तो आप उसके बाद वाली घटनाएं फट से सजा लेते। मतलब वही आप वाली बात है कि एक ऑप्शन पता होगा तो हम पूरे एक क्वेश्चन ऑप्शन पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक सवाल मैम ये आता है स्टूडेंट का, और जनरली बाकी स्टूडेंट हमें जो देखते हैं उनके मन में भी एक सवाल होता है कि मैम ये तो सब है कि ये ऐसे पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कहाँ से? तो आपने एक बार नेट क्वालिफाई किया, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके क्या सोर्सेज रहे, बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी, एक बार तो मुझे ये बताइए। उसके बाद में आप मुझे बताइए कि ये वाला जो पेपर जी उसके लिए मतलब क्या अप्रोच आपकी रही इस बार की, तो ये सारा मुझे पता। सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो किसी ने मुझे गाइड प्रीफर की कि आप गाइड ले लो, तो मैंने गाइड भी ली, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये उतनी अच्छी नहीं है, मैं इससे अपनी तैयारी नहीं कर सकती। तो मैंने ऑथेंटिक बुक उठाई हर एक पार्ट के लिए और मैंने हिस्ट्री अपनी वहीं से कंप्लीट की थी। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने प्राचीन भारत कहाँ से पढ़ा, तो मैंने प्राचीन भारत पढ़ा था केसी श्रीवास्तव से और फक्कुसिल प्रजापत से। और मध्यकालीन भारत मैंने पढ़ा था सतीश चंद्रा। इनके लिए बोलते हैं कि आप पढ़ लो, सतीश चंद्रा पढ़ लो, विपिन चंद्रा पढ़ लो, लेकिन ये किताबें क्या है ना, ये आपके सिविल्स दे रहे हो आप तो आपके काम आएंगी। यहाँ पे राष्ट्रवादी इतिहासकार को हम ज्यादा महत्व देंगे। तो मैंने इसके लिए सौरभ चौबे को पढ़ा था, और आधुनिक भारत के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय और BL ग्रोवर पढ़ा है। और इसके अलावा जो मैं दर्शन और लेखन वाले पोर्शन की बात करूँ तो मैंने उसके लिए 4-5 चौबे को पढ़ा है। जी तो मेनली आपने बुक से पढ़ी हाँ जी, है, मैंने गाइड को सारी- आप प्रेफर करते हैं? नहीं, मैं गाइड को प्रेफर नहीं करती, और अगर गाइड को प्रेफर करूंगी तो मैं तब करूंगी जब मैंने ऑथेंटिक बुक पढ़ ली हो बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखो हम क्या गलती करते हैं, जितना पिछले 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट स्टार्टिंग में गाइड बुक लेते हैं। हाँ अब उसमें कई बार ये होता है कि स्टूडेंट तैयारी 1-2 महीने पहले स्टार्ट करता है, तो हमसे भी पूछता है तो हम क्या बोले, ये बोलेंगे कि भाई आप इस टाइम पे तो आप 1-2 महीने में तो आप गाइड ही कर सकते हो। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करना चाहें तो थोड़ा जल्दी करो, कम से कम 6 मंथ का टाइम तो अपने सब्जेक्ट को आपको दीजिए, और तैयारी करें तो बुक्स से करो, जैसा कि अलका मैम ने बताया कि उन्होंने बुक्स पहले पढ़ी फिर गाइड के ऊपर करो। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट एक सेगमेंट की एक बुक तो आप पढ़ो। जी बिल्कुल। प्राचीन भारत की एक किताब तो आप पढ़िए, मध्यकालीन भारत की एक किताब पढ़िए, है ना, आधुनिक के लिए एक किताब पढ़ो, और दर्शन वाली के लिए एक किताब पढ़ सकते हैं। तो बुक्स मैंडेटरी हैं। मेरा तो ये भी मानना है मैम, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो किसी कहीं कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है तो भी आपको
हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो बुक्स तो आपको जी पढ़नी बिल्कुल, चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, आप या मैं या अन्य कोई भी ऐसा होगा जिसके पास में इतिहास का इतना नॉलेज है कि वो आपको सब कुछ करवा सकता सब है। कुछ करवा सकते सब चीजें हमें नहीं मिलेगी तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सोर्स तो रखना हैं, पड़ेगा। रखना पड़ेगा, और अगर वो आप एक अच्छी किताब को अपनी दोस्त बना रहे हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं कुछ हो सकता। नहीं सकता, बिल्कुल। एक मैम अभी लास्ट के 3 मंथ है क्लास में, जैसे दिसंबर वाला एग्जाम तो सितंबर अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जी बिल्कुल। तो 3 मंथ के लिए इस एग्जाम को देखते हुए आप, फॉर एग्जांपल, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, वैसे देना नहीं पड़ेगा, आपका डीआरएफ हो जाएगा, लेकिन आपको देना पड़े तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी? सर मैं देखती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा जीआरएफ नहीं होता है तो मैंने बुक्स तो ऑलरेडी पढ़ ली है, तो मैं या तो शॉर्ट नोट्स ले लूंगी अपने, और अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता है तो मैं ऐसा जानना चाहूंगी कि मेरे पास कोई एक ऐसा मेंटर हो जो मुझे बता सके कि आपने यहाँ गलतियाँ की हैं, और उनके डायरेक्शन में मैं काम करना पसंद करूंगी कि ठीक है अब मुझे ये सिर्फ पॉइंट्स रह गए हैं, मुझे यहाँ काम करना है। जैसे जब ये एग्जाम हुआ था तो इससे कुछ दिन पहले आपने शायद 20 दिन पहले बता दिया था कि ये सिलेबस है और यहाँ से ये टॉपिक है, ये आपको करना है और यहीं से आपको पेपर मिल जाएगा। और जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने देखा कि हमारा 85 to 90% जो क्वेश्चन पेपर था वो वहां से था। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा आपके पास में मेंटर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप 3 महीने में उनकी निगरानी में फिर से तैयारी करो, डेफिनेटली आपका ये एग्जाम निकल जाए। देखो, जो अलका मैम बता रही हैं ऐसा मैं आपको सेशन भी दिखा सकता हूँ। जब अलका से बात हो रही थी जब पेपर के बारे में, तो हमने डिस्कस किया कि आपने कहाँ से क्या देखा, तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला सेशन। अंतिम 20 दिन की तैयारी, अगर आपने भी नहीं देखा तो दोबारा से देख लेना, यूट्यूब पे ऑलरेडी है। इसमें हमने क्या किया था कि 250 टॉपिक्स की हमने लिस्ट बनाई, और वो टॉपिक्स की लिस्ट अभी अलका ने बिल्कुल उसको होमवर्क भी करके लेके आए हैं कि कौन कौन से ये अपना सिलेबस है, और पूरा इन्होंने रेड पेन से किया हुआ है कि कौन से इसमें है और कौन से आपका पेपर में आया है। वो पूरा इन्होंने होमवर्क किया कि सर ये लिस्ट की, और इस लिस्ट से काफी हद तक चीजें हैं जो पेपर में हमें देखने को। अब देखो, पढ़ना तो देखो हमें खुद को ही है मैम, ये तो बुक्स भी हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बात ये है कि हमारी कोई हेल्प कर दे, थोड़ा सा पुश दे दे, उसमें आपको ये चीजें हेल्प करती है कि लास्ट के टाइम पे ये चीजें पढ़ लो तो वहां से आपका पेपर बनता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स की हमने लिस्ट बनाई थी, पूरा मतलब कंप्लीट हिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें आई थिंक आपको पूरा का पूरा हिस्टोरियोग्राफी के भी टॉपिक्स थे। जी बिल्कुल, जैसे ये वाला टॉपिक देखे हम, टॉइनबी को देखे हम, यूनानी रोमन को देखे, साहित्यिक चोरी को देखे, रांके को देखे। हाँ, तो ये मुझे यहाँ से एज इट इज मिले थे वहां पे। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये सवाल आया था, ठीक है, ये सवाल आपके मिले थे, टॉइनबी का सवाल, ये सवाल आपको पूरे के पूरे देखने को मिले थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स अगर आप ये करके जाते तो आराम से आप पेपर को डील कर सकते। देखो, सिलेक्शन होना ना होना एक डिफरेंट चीज वो है, बात की बात है, लेकिन आप पेपर को देखिए घबराते नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हमने चीजें कवर की। तो एक फैक्टर ये भी काम करता है कि मैम अच्छा गाइड होना चाहिए। जी तो बिल्कुल। इसके लिए मैम मैं स्टूडेंट को भी बताना चाहूंगा कि अभी हम 5 सितंबर को अपना सेमिनार है, और उस सेमिनार से हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लॉन्च करने वाले हैं। और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे उस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में कुछ हिस्ट्री के स्कॉलर्स रहेंगे, है ना, टीचर्स भी रहेंगे, जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी है वो गाइड करने वाले हैं, और वो फ्री रहेगा आप सबके लिए। यानी कि नेट जेआरएफ और पीएचडी, इनके लिए हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जयपुर में नहीं है, बाहर वाले बच्चे, उनके लिए, उनके साथ में हम बेसिकली देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से तैयारी करते हैं, है ना, और सब कोई कोचिंग ले भी नहीं सकता, और ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि सब कोचिंग लेनी चाहिए। तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं जो हम उनको दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, तो उनके लिए हम फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हम शुरू करते हैं। और इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जैसे अलका मैम है, इनका सजेशन था, तो हम डेफिनेटली मैम इसको हम लागू करेंगे। तो इनका ही सजेशन था, तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, और ये जल्दी आपके लिए इसका पूरा प्लान है जो आपको दे दिया जाए। इसके अलावा मैम बात है कि जैसे भाई नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको नेट क्लियर करना है तो पेपर तो अच्छा करना है, लेकिन अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो पेपर 1 आपको अच्छा करना है। जी सर बिल्कुल, इसका मैं आपको उदाहरण इस चीज से दे सकती हूँ हाँ, कि जैसे हम खाना खा रहे हैं और मेरे पास में 2 कटोरी सब्जी है लेकिन रोटी मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, क्योंकि मुझे 2 कटोरी सब्जी जितनी रोटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सेम वही बात है कि मैं जब पिछले बार से दे रही हूँ
तो मैं हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लेती हूँ, 150 से भी ऊपर कर लेती हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर में मैं 40 नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ लोगे और फर्स्ट पेपर में आप 40 ही नंबर लाए हो, आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हो और आपका जीआरएफ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको फर्स्ट पेपर भी साथ साथ करना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट पेपर में आप वीक हो तो आप सब्जेक्ट कितना ही स्ट्रॉन्ग कर लो, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को स्पेसिफिक, क्योंकि अपनी अभी जो हमें देख रहे हैं वो हिस्ट्री के स्टूडेंट देख रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट देख रहे हैं जो हमारे पास, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई पेपर 1 में आपने हम बताया भी था कि 150 नंबर आपके पेपर 2 में आए, जी बिल्कुल। लेकिन पेपर 1 में